किसी मुल्क की काबिलियत वहाँ की किताबों से आकी जा सकती है, धर्म स्थलों और इमारतों से नहीं, क्योंकि किताबों का अपना अलग एक धर्म होता है। जहाँ विज्ञान सांस लेता है, मानवता मुस्कुराती है, किताबें हमेशा युद्धों के खिलाफ खड़ी रही हैं। नमस्कार, क्रोडसेट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेंद्र है और आज की पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे हम एक किताब पर। इस किताब को लिखा है राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने। डॉक्टर सतीश पूनिया की हिम्मत की एक बार तो मैं इसलिए दाद दूंगा कि राहत इंदौरी का एक बड़ा कमाल का शेर है कि जुबान तो खोल, नज़र तो मिला, जवाब तो दे, और मैं कितनी बार लौटा हूँ, हिसाब तो दे। जनता अक्सर राजनेताओं से हिसाब पूछती रहती है, लेकिन ऐसी राजस्थान की सियासत में कम से कम परंपरा नहीं रही है कि किसी नेता ने अपनी जनता को हिसाब दिया हो कि जब आपने मुझे जनप्रतिनिधि चुनकर भेजा था तो इस तरह के क्रियाकलापों में आपका नेता, आपका जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व रहा। तो इस बात के लिए डॉक्टर सतीश पूनिया यकीनन बधाई के पात्र हैं। और जब से मैंने राजनीति में अपनी एक समझ बनाई है, तब से शायद मैं पहला कोई एक ऐसा उदाहरण देख रहा हूं कि राजस्थान के किसी राजनेता ने अपने किए गए कामों का हिसाब अपनी जनता को सौंपा है। तो बिना किसी भूमिका के स्वागत करिए आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर सतीश पूनिया का। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, खूब खूब बधाई आपको। और मैं ऑन कैमरा आपकी तारीफ करना चाहता हूं कि मैंने जब से राजनीति में होश संभाला है, किसी भी नेता ने ये हिमाकत नहीं की। राजनेता हिसाब देने से बचते हैं। तो इतना दुस्साहस कैसे कर लिया आपने किताब लिखने का? देखिए, राजनीति समझौते का भी नाम है। राजनीति में पुरुषार्थ का भी, भाग्य का भी, सबका वो है। और गाहे बगाहे कई अवसर ऐसे आते हैं कि जब आपको अपने मन की करनी होती है, और मन की करेंगे तो वो दुस्साहस ही होगा। मेरी इच्छा थी कि मैं, क्योंकि मेरा अपना एक अनुभव है, छोटा होगा, मैं बहुत इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में लंबे समय तक नहीं रहा, लेकिन संगठन का, समाज का एक मेरे को एक किस्म का अनुभव है जो मैं अपनी आगे वाली पीढ़ी को दे सकता हूँ। तो शुरुआत थी, इसके आगे इच्छा है कि एक अच्छी और पुस्तक लिखूँ जो जब मैंने राजनीति की शुरुआत करी और आज मैं राजनीति को कहाँ पाता हूँ। तो खुद की अंतः प्रेरणा थी कि मैं ऐसा लिखूँ। तो अब ये बात तो ठीक है, दुस्साहस भी कह सकते हैं, हिम्मत भी कह सकते हैं, पुरुषार्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि आज की जीवन में भागादौड़ी में पढ़ना और लिखना ये सबसे बड़ा चुनौती कारण है, खासतौर पे आज की राजनीति में, जहाँ नेता की उपस्थिति जन्म, परण और मरण तक सीमित है। वहाँ लेजिस्लेशन पे लिखना एक बड़ी चुनौती है। पर अंतः प्रेरणा थी, कुछ लोगों ने अच्छे से मोटिवेट भी किया कि लिखना चाहिए। आसानी ये थी कि एक किस्म का संकलन है, तो मुझे थोड़ी और भी आसानी हुई। ठीक बात है। और इस बात के लिए भी आपको बधाई कि मैं आपके पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में गया था, आपकी टीम ने मुझे इनवाइट किया, तो उसके लिए मेरी तरफ से थैंक यू तो आपको है ही। मैंने आपकी किताब को 2 बार पढ़ा। एक तो उसी दिन पढ़ा जिस दिन आपकी किताब का विमोचन हुआ था, और मतलब बतौर एक औसत पाठक मेरा ये मानना है कि अगर आप 1 सिटिंग में किसी किताब को कंप्लीट कर देते हैं तो इसका मतलब वो जो किताब की भाषा है वो सर्वजन सुलभ है। कुछ कठिन बातें हैं किताब में, आप जैसे जहाँ से संदर्भ देते हैं, आप नियमों का हवाला देते हैं, लेकिन लास्ट में जब एक शायरी निकल के आती है तो उसे माहौल को बड़ा रोचक बना देती है। तो भाषा का चयन, उसके बाद में मैं एक ऐसे लेखक से मिला 4 साल पहले जिन्होंने बताया कि मैंने अपनी किताब का कवर पेज फाइनल करने में 7 महीने लगा दिए। तो ये तमाम तरह की चुनौतियाँ थी। अब आप उस जनरेशन के आदमी हैं, जनरेशन जेड नहीं है, मैं जनरेशन जेड हूँ, तो हम लोग तो क्या कीबोर्ड पे लिखते हैं, लेकिन आप किसी भी तरीके से लिखें, प्रकाशक को आपको वर्ड फॉर्मेट में देना होता है। तो ये तमाम चुनौतियाँ होती हैं एक लेखक के सामने। इन चुनौतियों के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि इन चुनौतियों के आपने इस तरह से पार किया। देखिए, पहले तो एक राजनेता को या राजनीतिक व्यक्ति को वो उसके वर्तमान तक ही जानते हैं, ठीक है, या उसके भविष्य का आकलन करते हैं। उसके भूतकाल पर लोग कम जाते हैं, क्योंकि उसका वो व्यक्तित्व कभी भी मुखर होता नहीं है जब तक आप पूछे नहीं। आपने पूछ लिया तो आपके श्रोता शायद मेरे बारे में ठीक से जान पाएंगे। एक तो मैंने अपने अध्ययन के दौरान साहित्य को खूब पढ़ा, अच्छे साहित्यकारों को, और वो मैंने 10वीं 11वीं में ही पढ़ लिया था। 9वीं से लेके 11वीं तक कोर्स की किताबों के अलावा मेरे गांव में लाइब्रेरी थी, तो मेरा शौक था, तो शाम को मैं चला जाता था। तो हिंदी का अभ्यास ठीक हो गया। दूसरा, उसी से ये समझ विकसित हुई, क्योंकि पढ़ते पढ़ते
आदमी को खुद को एहसास हो जाता है कि जो मुझे यदि कलिष्ठ लगता है, मेरे लिए कठिन है, तो पढ़ने वाले के लिए भी कठिन होगा। जी, दूसरा, राजनीति की सीधी भाषा को लोग जल्दी समझते हैं, ठीक बात है। अलंकरण को कम समझते हैं। आप संवाद करेंगे, कम्युनिकेशन का माध्यम हमारी अपनी आम बोलचाल से लेके हिंदी तक, और उसमें सहज रूप से कम्युनिकेट करेंगे तो बोलने में या लिखने में उसमें लोगों को थोड़ी अनुकूलता रहती है। तो पहला भाव तो यही था। जी, इसमें भी कई बार कितने पन्ने फाड़े गए, कितने काटे गए, कितने मिटाए गए, जी, तो और अलंकृत लिखी जा सकती थी, लेकिन लोग इसको ठीक से पढ़ लें। दूसरा, आपने ठीक ही कहा, क्योंकि मुझे किताबों का एडिक्शन था, जी, अभी भी है, लेकिन अभी वक्त नहीं मिलता, और अब सारी चीज़ें अब गूगल पे और इस पे आ गई, इसलिए वो अवसर तो नहीं होता कि किताबों का बंडल साथ लेके चलो और आप पढ़ते रहो। जी, लेकिन एक पाठक के लिए ये अच्छी बात है कि जैसे मैं भी जब पढ़ता था तो उसमें फिर सारी चीज़ें छोड़ देता था कि भाई आज शरद चंद्र की चरित्रहीन पूरी करनी है तो करनी है, और मुंशी प्रेमचंद की कर्मभूमि पूरी करनी है तो करनी है। बीच का कोई व्यवधान आता तो अलग चीज़ है कि माँ की आवाज़ आती थी बीच में, तो उसमें पेंसिल डाल के एक बार। जी, लेकिन एक सिटिंग में किताब पढ़ना चुनौती भी है और ये रुचिकर भी है, जी, कि व्यक्ति के अपने उस पर डिपेंड करता है। पाठक का भी कमिटमेंट होता है। जी, कोई इसके कवर से आकृष्ट हुआ होगा, किसी ने एक पन्ना पढ़ा होगा। और हमारी फितरत क्या होती है, जनरली मैगजीन का आखिरी पेज पहले पढ़ते हैं हम लोग, उसके शुरू में नहीं जाते हैं कि पीछे से पता लगेगा कैसे। जी, तो सुलभ होने का यही था कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, समझें, तो सामान्य भाषा ही लोग जल्दी समझ पाते हैं। जी, ठीक बात है। किताब की तरफ चलते हैं, उससे पहले एक और कमेंट है कि एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा है कि किताब एक चम्मच की तरह है, एक हथौड़े की तरह है, एक खुरपी की तरह है, वो जैसी बन गई उसे बन जाने दो, उस पर तमाम आलोचना और प्रशंसाओं का जो अधिकार है वो पाठकों के पास में। पाठक उस पर किस तरह की आलोचनाएं और प्रशंसाएं करते हैं ये पाठकों को करने दीजिए। लेखक को इन तमाम द्वंद्वों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होना चाहिए। अगर वो सही नहीं लिखी गई है तो कोई और आएगा उसे ठीक कर देगा या फिर ठीक लिख देगा। अब हम किताब की तरफ आ जाते हैं। आपकी किताब मैंने उठा ली है और पहले ही पेज से जब आपने भूमिका लिखी है, भूमिका में आप लिखते हैं कि छात्र राजनीति के आंदोलनों का उत्कर्ष काल था जब आप राजस्थान विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए आए थे। और मज़ेदार कमेंट है कि आपने छात्र राजनीति के दौरान ही विधायक बनने का सपना देख लिया था। उसके बाद में आप लगातार चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इसी पेज में आप लिखते हैं कि मेरी आकांक्षा मात्र पद और प्रतिष्ठा के अर्जन तक सीमित नहीं थी। बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट मामला है। छात्र राजनीति के दिनों को आप याद करके लिखते हैं कि आप विधायक बनना चाहते थे, और फिर आप लिख रहे हैं कि पद प्रतिष्ठा जैसी कोई आपकी आकांक्षा नहीं थी। ये अंतर्द्वंद क्यों है दरअसल? नहीं, अंतर्द्वंद नहीं है। राजनीति को लोग अलग रखते हैं जी, राजनीति भी समाज का ही काम है, उसी का हिस्सा है। कई बार चुनाव को, चुनाव की हार जीत को या उस पद प्रतिष्ठा को थोड़ा अलग मान लेते हैं। है वो एक ही। लोकतंत्र समाज से उपजी प्रणाली है, उसमें शरीक होना, ठीक है, सेवा का काम करना, जनप्रतिनिधि के नाते करना या बिना जनप्रतिनिधि के नाते। तो ये बात तो ठीक है कि मैं केवल आपकी बात पर जाता तो मुझे शायद बाबा जी बनना भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काम करते थे, उस दौरान जो चीज़ें सामने आती थी, उस समय जो मन में चीज़ें आती थी, उस समय एक दायरा सीमित था कि विद्यार्थी कोई आया, किसी की को मार्कशीट की प्रॉब्लम थी, किसी के एग्ज़ाम की थी, किसी को फीस की थी, किसी को हॉस्टल की थी, तो यही चीज़ें होती थी, तमाम चीज़ें। और एक तरीके का वो जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो लोकतंत्र का पूर्वाभ्यास जैसा ही है। जी, उस दौरान कुछ चीज़ें आती थी मन में, तो स्वाभाविक तौर पर एक उस दौरान ग्रूमिंग होती है एक स्टूडेंट लीडर की, लीडर के तौर पे। अब वो चुनाव लड़े या न लड़े एक बात अलग है। बहुत लोग हैं, हम जैसे मेरे जैसे बहुत लोग हैं, किसी को अवसर मिला, किसी को नहीं मिला, पर ये एक एस्पायरेशन स्वाभाविक तौर पर पैदा हो जाता है। लेकिन विधायक बनने का मतलब उसकी कोई भूमिका केवल विधायक बनने तक या उसका एक टैग लगने तक या नेम प्लेट बनने तक या मकान हासिल करने तक नहीं है। इस किताब का मंतव्य भी यही है कि जब विधायक बना तो यूँ देखा जाए तो उसकी तो अपनी सीमा हो गई कि ये व्यक्ति आमेर का ही विधायक है और अब ये आमेर के लिए जिएगा मरेगा। लेकिन जब 7 करोड़ लोगों में से 200 लोग चुन के जाते हैं तो उनकी लायबिलिटी तो सबके लिए है।
उसको सीमा में कैसे बांध सकते हैं? मान लीजिए मुझे कोई विधायक के नाते बेरोजगार मुझे अप्रोच करेगा, मुझे सुननी पड़ेगी। ठीक बात है। कानून व्यवस्था से लेके बाकी चीज़ों से लेके जो चीज़ें आएंगी, तो कुल मिलाकर ये कंट्राडिक्शन नहीं है कि मैं अपने काम को जनप्रतिनिधि के नाते मुझे विधायक बनना और विधायक बन के ये साबित करना कि केवल विधायक बनना उद्देश्य नहीं है, उस लाइन को थोड़ा बड़ा करना। ठीक बात है। तो विधायकों को भी देखते थे कि उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, उनका कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं होता, न फ्लोर पे दिखते हैं न जनता में दिखते हैं, और वो गायब हो जाते हैं। कितने लोग, हजारों लोग होंगे ऐसे जो केवल एक बार बने हो फिर कभी दिखे नहीं कहीं दृश्य में। तो उस पद की प्रतिष्ठा को सामाजिक सरोकारों से जोड़ना, और मैं केवल मेरा अपना ये कमिटमेंट, सेल्फ कमिटमेंट था कि विधायक बनूंगा लेकिन मैं अपने आप को साबित करूंगा। ये पुस्तक केवल मैं तो एक बार बनाऊं, एक बार में जो मैंने अनुभव किया, जो मैं कर सकता था, उसमें पार्टी के पद से लेके विधायक की भूमिका से लेके सारी चीज़ें थी। तो मैं अपने आप को शीशे के सामने भले ही उस 5 साल के कालखंड में यदि अपने आप को देखूंगा तो मुझे संतुष्टि है। मुझे कोई सर्टिफिकेट दे या नहीं दे, लेकिन सतीश पूनिया को 5 साल के अल्प काल में जो अनुभव मिला और उसने जो उस फ्लोर को उपयोग किया, उसका संतोष है। पेज नंबर 17, राजनीति मेरे लिए जितनी चुनौतीपूर्ण सिद्ध हुई, संभवतः किसी की भी परीक्षा इतनी कठोर न रही होगी। 2000 का चुनाव आप हार जाते हैं सादुलपुर से, उसके बाद में 2013 का चुनाव आप हार जाते हैं। तब आपको एक कविता याद आती है अटल बिहारी वाजपेयी की, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। अंततः आप 2018 में विधायक बन जाते हैं और उसके तुरंत बाद में प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की कविता लगातार आदमी को हारने के बाद में क्यों याद आती है? देखिए, अटल जी कवि हृदय थे और अटल जी भावुक भी थे। उनकी कविताएं जो बहुत पढ़ेंगे आप लोग, मतलब बहुत अलग तरीके, उनकी जो 51 कविताओं का संग्रह है, बहुत कई अच्छी अच्छी कविताएं। मेरे प्रभु, इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, ऐसी रुखाई कभी मत देना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। राजनीति में होना और इंसान को भावुक होना, ये कोई दोष नहीं है। और इसलिए हार जो होती है उसका दर्द और तकलीफ तो स्वाभाविक ही है। 13 का जो उल्लेख किया आपने, मैं केवल 329 वोटों से हारा। कब हारा? कि जब बीजेपी की प्रचंड हवा चल रही थी, मोदी लहर, तो 163 सीट जी। अब वो ऐसा था कि रात को नींद खुल जाती और दिमाग में ये आती कि ये कर लेते हो तो ये हो जाता, ये कर लेते हो तो ये हो जाता। वो जो कंट्राडिक्शन की बात कही कि विधायक कोई एक अंतिम सीढ़ी नहीं, अंतिम मंजिल नहीं है, पर वो किसी व्यक्ति को एक्सपोजर देती है, किसी व्यक्ति को एक अवसर देती है कुछ करने के लिए। मैं 5 साल में बना एक बारी, लेकिन मैं उस दौरान जो कर पाया, मैंने 5 साल, मेरे सामने तो बहुत बड़े बड़े लोग थे जिनका लंबा अरसा था। ये थोड़ा भाग्य की बात थी कि जो मैं सोचता था कि मैं इस जगह होऊंगा तो मैं ये काम करूंगा, वो असंतोष या वो निराशा या वो जो भावना है, वो केवल हार मात्र की नहीं थी। आप जब इस सिस्टम में आते हैं तो आप बहुत लोगों की आशाएं होते हैं, बहुत लोगों की उम्मीदें होती हैं, वो लोग आपसे जुड़े होते हैं। उनका भी ये होता है कि ये व्यक्ति कहीं होगा तो हमारा ये करेगा, वो करेगा। आज मैं किसी भी निराशा के बीच में घर नहीं बैठ सकता, क्योंकि मेरा अपना निर्णय हो सकता है, लेकिन मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ता है। तो वो जो हार है उसने मेरे पार्टी के वर्कर को, शुभचिंतक को, समर्थक को आहत किया। तो वो ठीक है। उसमें मैंने कहा कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही। आपकी भावुकता को लेके मेरे पास में एक बहुत गजब की बात है, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। मैं एक बार आरएसएस के किसी सीनियर कार्यकर्ता से, प्रचारक से मिला, जो आपके सीनियर थे। आपके बारे में चर्चा चल रही थी, थोड़ा विषयांतर हो रहा है, लेकिन अब चूंकि आपने चर्चा छेड़ दी है तो आपके बारे में, तो उन्होंने बहुत कमाल का कमेंट किया कि सच बताओ ना तो सतीश में बस एक ही कमी है कि वो आदमी भावुक बहुत ज़्यादा है। चुनाव हारने के बाद में ट्विटर पर एक कमेंट कर दिया, मैंने फ़ोन किया कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम भावुकता छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? इतने भावुक आदमी राजनीति में, थोड़ा सा प्रैक्टिकल मामला नहीं है डॉक्टर साहब। हमने अटल जी का जिक्र किया, उनसे भावुक राजनेता तो कोई हुआ ही नहीं।
लेकिन भावनाओं का अपना स्थान, अपना महत्व है और वो व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर करता है। कई निष्ठुर भी होते हैं राजनीति में, वो भी अटल जी ये भी चलते हैं। कहते थे कि राजनीति के रेगिस्तान में मेरी कविता की धारा सूख गई। इस बात को वो स्वीकार तो जरूर करते थे कि उनको नुकसान तो हुआ है, उनकी रचनात्मकता को, उनकी भावुकता को, तो ये अपने खतरे हैं राजनीति में होने के। बिल्कुल बिल्कुल। खैर कोई बात नहीं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आप लिखते हैं उसके बाद में विधायक बन जाते हैं, विधायक बनने के तुरंत बाद आप बन जाते हैं प्रदेश अध्यक्ष। एक बात को आपने बड़ी चतुराई के साथ में छिपा लिया है, जैसी चर्चाएं मीडिया में चलती हैं कि जब आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी थी और उस पर आपने एक भी लाइन नहीं लिखी। ये आपने जानबूझकर छुपाया है या फिर ऐसी कोई बात नहीं थी, या फिर मीडिया में जो चलता है, जनता के बीच में जो चलता है, क्या है ये पूरी तमाम बातें? हमने जब, आपको ध्यान हो तो, शुरू जब करी थी उसमें ये शुरुआत हमारी ऐसे हुई कि राजनीति पुरुषार्थ, भाग्य, संघर्ष, समझौते, दुस्साहस, ये सारी बातें मैंने ही कही हैं और आपने कहलवाई हैं जी। इसलिए आज कोई ये कहे, सुनार की दुकान के बाहर लिखा होता है कि यहाँ 24 कैरेट सोना मिलता है, आप अंदर जाते हो तो वो ये कहता है जी 21 कैरेट है, बाकी मिलावट है। मैं कोई देवदूत और महामानव तो हूँ नहीं कि ये क्लेम करूँ कि 100% शुद्धता राजनीति में, दल में, मेरे में या मेरे दल में। तो राजनीति की संस्कृति के बीच में जो थोड़ा बहुत मिश्रण है, जो गुटबाजी से लेके, व्यक्तियों के अहम से लेके, ईर्ष्या से लेके, प्रतिस्पर्धा से लेके, कोई दावा नहीं कर सकता। आप इतने 52 से लेकर आज तक कितने राजनेताओं के ये आगे टाइटल लिखा गया, अजात शत्रु, गिने चुने तो लोग हैं ना, कि राजेंद्र प्रसाद अजात शत्रु थे, भैरव सिंह जी अजात शत्रु थे, बाकी कौन है? तो इसलिए मैं यहाँ आपके कैमरे पे और मैं इसको गोलमोल करूँ, उसका कोई कारण नहीं है जी। स्वाभाविक तौर पर एक मर्यादा होती है जी। कि मैं आपके कैमरे के सामने कितना कहूँ मेरे बारे में, मेरे दल के बारे में, मेरे संगठन के बारे में। जी। तो जो थी, कुछ लिखा गया, कुछ अतिरंजित होता है, कुछ अतिशयोक्ति होती है, कुछ सत्यता होती है, और फिर अभिव्यक्ति के अपने खतरे होते हैं। स्वाभाविक ही है। ठीक बात है। और वो जिम्मेवार व्यक्ति पर ज़्यादा लागू होते हैं। जो ट्रैफिक का रूल फॉलो करता है, कोई लाइन, रेड लाइन पे भी क्रॉस करके चले जाते हैं, जल्दी पहुंच जाते होंगे, ठीक या आगे पुलिस वाला पकड़ लेता होगा, और कोई लाल लाइन पे खड़ा हुआ व्यक्ति हरी बत्ती होने का इंतजार भी करता होगा। तो ये हो सकता है कि जो नियम पालन कर रहा है उसको थोड़ी तकलीफ होती होगी, जो नहीं कर रहा उसको नहीं होती होगी। ठीक बात है। जनवरी 2019, 15 जनवरी 2019 आप पहली बार विधानसभा में पहुंचते हैं और ये बड़ा मज़ेदार आपने लिखा है। बीडी कल्ला तिरंगे वाला साफा लगा कर आते हैं, वो डॉक्टर सतीश पूनिया को खूब ज़्यादा आकर्षित करता है। तमाम लोग आपका अभिनंदन करते हैं। अशोक गहलोत सदन के नेता के तौर पर आते हैं। एक शुरुआत में मतलब आपने एक ज़ोरदार मुद्दा दे दिया है, मतलब हालांकि आपने उसे मुद्दे के तौर पर नहीं लिखा है। कुछ विधायक राजस्थानी भाषा में शपथ लेना चाहते थे। जोगेश्वर गर्ग, गजेंद्र सिंह सक्तावत, राम प्रताप कसानिया, लेकिन जो अध्यक्ष हैं सभापति, वो उन्हें राजस्थानी भाषा में शपथ नहीं लेने देते हैं कि संविधान के हिसाब से ये बात ठीक नहीं है। जोगेश्वर गर्ग तो अनुवादित पर्ची भी दे देते हैं। उसके बाद में आगे आप लिखते हैं कि हर बार ये सदन में ये मुद्दा उठता है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि राजस्थानी हमारी भावनाओं की भाषा है, 9 करोड़ कंठों की भाषा है, और हर बार ऐसा सदन में होता है। आप विधायक थे, बहुत जिम्मेदार पद पे रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, अब आपकी पार्टी की सरकार है और हर बार ये मुद्दा उठता है। आपके क्या एफर्ट रहे इस पूरे मुद्दे पे और क्या एफर्ट आप लगा सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अब राजस्थानी भाषा के साथ में न्याय होना चाहिए? तमाम राजनीतिक दल दावा करते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन हर बार होता वही है कि लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। अगली बार वापस से विधानसभा बनेगी, 4-5 सदस्य फिर ऐसे आएंगे जो राजस्थानी भाषा में शपथ लेना चाहेंगे, उन्हें रोक दिया जाएगा। कब तक चलेगा ये क्रम डॉक्टर साहब? देखिए, भाषा किसी व्यक्ति की पहचान भी है, स्वाभिमान भी है और उसका एक मौलिक अधिकार सा है, लेकिन संविधान ने उसकी एक मर्यादा दी है। जी। बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं जिनको मान्यता मिली है, राजस्थानी को नहीं मिली। मेरे विधायक बनने से पहले या मेरी समझ से पहले भी बहुत लंबा आंदोलन राजस्थानी को लेकर चल ही रहा था। जी।
अभी भी चल रहा है, बहुत लोग प्रयास भी कर रहे हैं। हमने भी चिट्ठी पत्री से लेके पार्टी के फोरम पे जहाँ इसकी चर्चा करनी होती है, जहाँ इसकी मान्यता के लिए या इसकी जो सम्मान के लिए किया जाना चाहिए, मेरे से बहुत सीनियर लोग अभी भी उदाहरण के तौर पर अर्जुन मेघवाल जी हाँ, लगातार व्यक्तिगत तौर पर भी उनके प्रयास रहते हैं। पर कदाचित मुझे लगता है कि ये निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सरकार के माध्यम से ही होना है। कब होगा, लेकिन प्रयास भी सार्थक है और हम लोग भी इसमें जितनी अपनी योग्यता क्षमता करते ही हैं। पर अंदरूनी तौर पर सरकार की या पार्टी की मंशा क्या है, इसके बारे में अभी कोई खुलकर बातचीत हुई नहीं। ठीक बात है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये समय जैसे कोर्ट की तारीख पड़ती है, तारीखों के हिसाब से आगे चलती रहती है। नहीं, ये आपने ये मजेदार लिखा है, राजेंद्र राठौड़ शपथ लेने के लिए उठते हैं और शांति धारीवाल उनको टोकते हैं कि आप 7वीं बार शपथ ले रहे हैं, 5 लाइन याद नहीं कर सकते। हाँ, वो 7वीं बार थे, पर 8वीं बार शपथ नहीं ले पाए डॉक्टर साहब। हो सकता है कि धारीवाल जी ने बात कही, राठौड़ साहब ने याद भी कर ली हो, पर 8वीं बार शपथ नहीं ली। हाँ, वो अच्छा, उनका पंच अच्छा था कि 7 बार बने और वो उनको वो आप वापस कागज देख के पढ़ना पड़े, तो एक अच्छा जॉक, मतलब पंच बढ़िया था वो। पर 8वीं बार नहीं बैठ पाए मामला, और आपका भी नहीं बैठ ये सब भाग्य की बातें हैं। ठीक बात है। वैसे राठौड़ साहब ने कहा भी था आपके पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कि मुझको और सतीश जी को सांप सीढ़ी के गेम में तब डसा गया जब हम 87 के स्कोर पे थे। मज़ेदार बात ये नहीं है सर, मज़ेदार बात ये है कि 100 में से जब 87 घटाते हैं ना तो 13 बचते हैं। 13 बड़ी चर्चित जगह है राजस्थान की सियासत की, आप समझ रहे होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजेंद्र जी ने वो कोई इंटेंशन से कहा होगा। ये जरूर है कि एक एफर्ट था और वो आगे सीढ़ी चल रहे थे। संकेतों की भाषा में बात तो की जाती है राजनीति में जी, संकेतों की भाषा में बात कही जाती है राजनीति में, मुझे इस बारे इशारों में समझाया जाता है। हमने तो खाली भाषण का आनंद लिया था नहीं, लेकिन सर 87 ये जो है ना, थोड़ा वो संयोग की बात है। मतलब सांप तो 99 पे भी डसता है। मैं पूछूंगा उनसे, क्योंकि उसके बारे में हमारी कि 87 भाषण के बारे में विवेचना नहीं हुई। 87 घटाने पे 13 आ रहे हैं। हाँ जी, एक और पेज नंबर 30 पे आपने एक बात लिखी है कि कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी, बहुमत कोई खास ठीक ठाक तरीके से नहीं मिला। आपने लिखा है कि कांग्रेस का एक दिलचस्प ट्रेंड है कि किसी के भी नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़े, संघर्ष कोई भी करे, मुख्यमंत्री एक ही व्यक्ति को बनना पड़ता है। सीधा सीधा मामला है। अशोक गहलोत की तरफ आप इशारा कर रहे हैं और अशोक गहलोत तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बने। एक और बात लिखी है आपने कि सचिन पायलट जिन्होंने पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया, तो पहला तो आप इशारा ये कर रहे हैं कि चौथी बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे। क्या माना जाना चाहिए कि अशोक गहलोत जी के लिए शुभ संकेत है कि इसकी भविष्यवाणी आपने किताब में पहले ही कर दी है, कि आपकी किताब के हिसाब से तो यही माना जाना चाहिए? नहीं, कोई उसका कारण नहीं है न भविष्यवाणी का। एक सामान्य सी बात थी कि अशोक जी को अवसर मिलते रहे उनकी डोमिनेंस के कारण, दिल्ली के कनेक्शंस के कारण। और इसमें भी अंधा आदमी बता सकता है कि उस दौर में जो कांग्रेस जैसे संगठन में और सचिन पायलट की जो भूमिका थी, दिखती थी, जिसकी चर्चा होती थी, वो किसी से नहीं छुपी हुई है। उन्होंने यथेष्ट प्रयास किया अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। तो बनता कौन वो तो एक अलग बात है, लेकिन सरकार बनाने के लिए सचिन पायलट का एफर्ट तो दिखता ही था सबको। अशोक जी का कद इतना बड़ा था, दिल्ली के कनेक्शन इतने मजबूत थे कि अशोक जी भी उतने इक्वली रेस में थे। एक और बात लिखी है आपने, सचिन पायलट की खुली बगावत पे आपने लिखा है इसी पेज पर। और पायलट कैंप तो इस बात को नकारता है कि उन्होंने कोई बगावत नहीं की। वो तो कहते हैं कि हम जिस हकीम को अपनी नब्ज दिखाने गए थे वहाँ दिखाए, बगावत जैसा कुछ नहीं है। आपने इस बात को स्वीकार कर लिया कि सचिन पायलट ने खुली बगावत की है। नहीं, बगावत अब उसको क्या शब्द देंगे, क्या मतलब भाषा इस्तेमाल करेंगे? अशोक गहलोत तो आरोप लगाते हैं ना सर कि बीजेपी के लोगों के कहने पे सचिन पायलट ने बगावत की है। कई बार उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट। नहीं, वो आरोप लगाते हैं जी, पर उनको वो जो आप जो बात कह रहे हैं कि उनको अपने उप मुख्यमंत्री को, अपने पीसीसी के चीफ को बर्खास्त करना पड़े, राजद्रोह का मुकदमा लगाना पड़े, तो ये हमारी प्रॉब्लम थोड़ी थी। कांग्रेस के यदि 20 लोग नाराज होकर अलग खेमे में बैठे हैं तो बीजेपी भी तो इल्जाम है उन्होंने अपना घर नहीं संभाला। राहुल गांधी को संभालना चाहिए था, इंटरवीन करना चाहिए था, समझाना चाहिए था। कितने दिन सरकार बाड़े में बंद रही? 52 दिन। मतलब
कोरोना जैसे कालखंड में सरकार को जब अच्छी गवर्नेंस करनी थी तब वो फेयरमाउंट में थे या सूर्यगढ़ में थे। ठीक तो ये हमारी बीजेपी पे तो इल्ज़ाम है बचने के लिए, प्रॉब्लम तो उनकी थी। ठीक बात है। भाई वो सचिन पायलट को बनाते, एक अशोक गहलोत को समझाते, हमारी समस्या थोड़ी थी। ठीक बात है। अब एक गंभीर सवाल है डॉक्टर साहब आपसे। विधानसभा में आपका पहला भाषण, बड़ा कमाल का स्पीच दिया आपने, शेरों शायरियों की खूब भरमार है, और आपने किसान के दर्द को उठाया, आपने बेरोजगारों के दर्द को उठाया, और लेकिन जो पूरा जो स्पीच है आपका विधानसभा में पहला स्पीच है वो किसानों के ऊपर केंद्रित है। आप कर्ज माफ़ी का मुद्दा उठाते हैं, आप राहुल गांधी को भी घेरते हैं कि उन्होंने जालोर की सभा में ये कहा था 10 तक गिनती गिनेंगे। किसानों ने किस तरह से आंदोलन किए कांग्रेस के खिलाफ, ये भी पूरी किताब में इस बात का जिक्र है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों ने 380 दिन तक धरना दिया। ये वही कालखंड था जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी। उस पूरे आंदोलन पर पूरी किताब में आपने ना तो कुछ कहा है ना कुछ लिखा है, और आप उस पूरे आंदोलन पर क्या सोचते हैं? क्योंकि आपने लिखा है कि किसान का बेटा होने के नाते मेरी जो वो भावनाएं थी विधानसभा में, वो उद्गार, वो किसान के बेटे होने के नाते उद्गार मेरे निकल रहे थे। उस आंदोलन पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, प्रश्न केवल एक आंदोलन का नहीं है, और ये भी सच्चाई है कि मैं तो किसान के घर में पैदा ही हुआ हूँ जी, और इसलिए मैंने बेशक हल नहीं चलाया, लेकिन मेरे दादा ने, पिताजी ने, ताऊ जी ने, सबने किया है, उनको नज़दीक से देखा है। खेती के बारे में आज़ादी से लेकर आज तक एक आम धारणा है, जो बारानी खेती करते हैं, जहाँ सिंचाई के साधन नहीं है, जहाँ और बल्कि जहाँ सिंचाई है उनके किसानों की समस्या अलग किस्म की हैं, लेकिन एक सामान्य तौर पर बो दिया, काट दिया और बेच दिया, 3 चीज़ें होती हैं। उसके बाद बेचने के लिए वो जो भी आड़तिया है या दुकानदार है, जो भी अनाज मंडी है, कुल मिलाकर हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि खेती अब फायदे का सौदा नहीं है। कोई ज़माने में थी कि प्रकृति भी ठीक थी, परिवार भी संयुक्त था, मजदूरी भी बराबर हो जाती थी, और मकान बनाने से लेके, भैंस खरीदने से लेके, ब्याह शादी तक उसी खेती से ही पेट पलता था, और उसी में से पढ़ते थे, और उसी में नौकरियां लगती थी। जी, खेती के अंदर जो रिफॉर्म होने चाहिए थे, उतने रिफॉर्म एक बहुत लंबे अरसे तक नहीं हुए। तो किसान को विरासत में, या किसी भी सरकार को जो विरासत में मिला, तो वो समस्याएं तो पहले से ही थी। अब उदाहरण के तौर पर वाजपेयी जी का जिक्र हुआ, फसलों की बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड, उस आदमी को हिंदुस्तान का किसान कैसे भूल सकता है? उसको कौन नज़रअंदाज कर सकता है जी, कि बकरी का, मोटर का, दुकान का, मकान का बीमा, किसान की फसलों का बीमा नहीं था। अब वो ठीक है, कुछ उसमें क्लेम की बात आती है, भुगतान की बात आती है। इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड, आज यदि आप किसानों की एक लाइन में किसी एक बड़ी उपलब्धि का जिक्र करेंगे आज़ादी से लेकर आज तक, तो क्रेडिट कार्ड ने राजस्थान और हिंदुस्तान के किसानों को बड़ी ताकत दी है। जी, तो मैंने वो जो चीज़ें कही, और जो मैंने अपने विवेक से, क्योंकि इसलिए कांग्रेस को टारगेट किया गया कि कांग्रेस को एक लंबा समय मिला शासन का। जी, कांग्रेस कम से कम 50 वर्षों तक शासन में रही है। जी, समस्या वो आती है कि वो शासन में रहने के बाद आज भी उन्हीं चीज़ों की मांग करते हैं जो उनको निर्णय करना चाहिए था। आज क्रेडिट कार्ड उनके खाते में नहीं जाएगा, आज फसलों की बीमा उनके खाते में नहीं जाएगी, आज पीएम किसान उनके खाते में नहीं जाएगा। जी, ये रिफॉर्म वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुए। जी, रही बात किसान आंदोलन की, क्योंकि उस दौरान एक अलग अलग तरीके के विरोधाभास थे, जी, और बड़ी विचित्र सी बात है कि वो जो फार्म लॉज थे उसके बारे में प्रधानमंत्री ने बड़ी उदारता से देश के हित में उनको विड्रॉ किया। लेकिन आज आप एक लेमैन बन के किसी भी देश के हिस्से में चले जाइए, उस कानून की कई अच्छी खूबियां लोग खुद कहेंगे कि यार वो था तो ठीक, हो गया गलत। जी, देखिए, आंदोलन की जो पृष्ठभूमि, आंदोलन की जो समय, आंदोलन का जो सारा जो एक रूपरेखा है, वो एक अलग किस्म की थी। उसमें मैं अब बहुत लंबी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं, नहीं मैं बस समझता। आपका एक सिंगल कमेंट चाह रहा था। हाँ, अब लेकिन उसमें मैं उसमें टिप्पणी, क्योंकि वो आंदोलन भी खत्म हो गया, वो मकसद भी खत्म हो गया, और आप देख लीजिए इससे बड़ी, मैं तो समझता हूँ कि उस समय का जो कालखंड था कि प्रधानमंत्री जी को खुद को आगे आकर उसको विड्रॉ करना प्रकाश पड़ा, पर्व पे तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें वहीं खत्म हो गई।
ठीक। अब डॉक्टर साहब क्या है ना कि चूंकि आपकी पार्टी की सरकार है तो अब आपसे सवाल करना लाजमी है। 2-3 और आपने मुद्दे उठाए हैं। गहलोत सरकार में पंचायती राज के चुनाव टाइम पे नहीं हुए, उस पर आप पूरी किताब में लिखते हैं। आप जेके लोन अस्पताल में जो ट्रेजेडी हुई उस पर आप किताब में लिखते हैं, और आप लिखते हैं नशे पर आपने खूब लिखा है कि जो ड्रग कॉरिडोर बन गया था। तीनों मुद्दों पर आपकी सरकार से ये सवाल होना चाहिए कि भजनलाल शर्मा जी की सरकार में पंचायत राज के चुनाव टाइम पे नहीं हुए हैं, परिसीमन अभी हो रहा है, कैसे हो रहा है इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। सरपंचों को एक्सटेंशन दे दिया, उन्हें प्रशासक बना दिया गया है। एसएमएस के आईसीयू यूनिट में आग लगती है, बड़ा संवेदनहीन मामला था, सिस्टम की बहुत बड़ी लापरवाही थी। और जो आपने नशे का मामला उठाया सर, 2 अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे थे नशे के खिलाफ, आईपीएस वीके सिंह जो जोधपुर रेंज के आईजी थे, और कांबले शरण गोपीनाथ, इन्होंने नशा तस्करों की कमर तोड़ के रख दी। आपकी पार्टी की सरकार ने दोनों अधिकारियों का टाइम से पहले ट्रांसफर कर दिया। आप तीनों सवालों के जवाब एक लाइन में क्या सोचते हैं? देखिए, पंचायती राज का तो मेरे ख्याल से अभी मैं किसी मंत्री का बयान सुन रहा था कि मार्च तक वो इसको करवा देंगे। समय पे नहीं है दूसरा लेकिन नहीं, समय का कारण होता है कि उन्होंने विरासत में जो चीज़ें छोड़ी थी, एक तो पुनर्सीमांकन हर सरकार में जी इतना उसका राजनीतिकरण होता है, उसका मतलब पार्टियों से उसको बांध दिया जाता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। सीमाएं भी वही, लोग भी वही, लेकिन उसको राजनीतिक चश्मे से इतना लंबी एक्सरसाइज करनी पड़ती है उसके लिए। और एक सामान्य सी बात है कि हर दल का व्यक्ति आते ही क्लेम करता है कि ये ठीक नहीं हुआ था। दूसरा, आपको ध्यान होगा कि हमारे यहाँ चुनाव सारे एक साथ होते थे जी। नगर पालिका का एक साथ होता था, पंचायती राज का एक साथ होता था। उनके चुनाव के और उसमें एक एक साल का अंतराल है जी। यानी उस कैलेंडर को पिछली सरकार ने गड़बड़ाया तो विरासत में इनको गड़बड़ी मिली, पुनर्सीमांकन भी गलत मिला। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। नसीराबाद के किसी एक वार्ड की जी। एक वार्ड की स्ट्रेंथ तो है 600 और एक की है 1800। उस समय बड़ा चर्चित हुआ था जी। यानी इतनी डिस्पैरिटी थी। तो वो जो उस पुनर्सीमांकन में गड़बड़ियाँ थी, सरकार को ठीक करनी थी। ठीक करने में समय भी लगता है, आपत्तियों से लेके बाकी चीज़ों तक। तो वो जो समय है ठीक। वो सरकार को उसको दुरुस्त करने में ही लगा है। और सरकार कभी इनकार नहीं किया कि चुनाव नहीं कराएंगे, लेकिन जब तक डिलिमिटेशन प्रॉपर लोगों की मंशा के अनुरूप नहीं होगा। अब आप देखिए, हुआ है, स्मूथली हुआ है, बहुत कम लिमिटेड आपत्तियां आई हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि थोड़ी विलम्ब जरूर हुआ है जी। देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। आईसीयू यूनिट में आग लग जाती है, आप सर अशोक गहलोत सरकार को घेरते हैं कि जेके लोन अस्पताल में ये ट्रेजिडी हुई। सरकार कोई भी हो सर, ट्रेजिडी तो हो रही है, हालत तो वही है कम से कम। देखिए, 2 बातें हैं। ये इस किताब को जिस समय किताब जिस संदर्भ में है वो पूरे तरीके से विपक्ष की भूमिका के बारे में है जी। दूसरी बात, कुछ चीज़ों से मैं इत्तेफाक इसलिए रखूंगा, जैसे आपने अस्पताल का जिक्र किया। मैं समझता हूं कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल से लेके, जेके लोन से लेके, या कोटा के किसी अस्पताल से लेके, या बीकानेर के हमारे पीबीएम से लेके, एक तो वहाँ पर किसी भी सरकार के दौर में देखेंगे तो मरीजों का दबाव बहुत ज़्यादा है। उतने चिकित्सक और उतने ही बाकी लोगों की पूर्ति, इलाज की उतनी ही माकूल और उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर। और बल्कि मैं तो अभी भी कहता हूँ, मेरी सरकार से भी जब बात होती है तो हमारे यहाँ 2 चीज़ों पर अभी भी फोकस करने की आवश्यकता है, हेल्थ और एजुकेशन। दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हों। ये इस किताब में जो लिखा गया है वो केवल कांग्रेस की आलोचना के लिए नहीं है। इससे हमारे लोग जो चीज़ें ठीक कर सकते हैं उनको भी करना चाहिए। वो किताब उनको भेंट कर रहा हूँ मैं लगातार। तो जो करने लायक चीज़ें होंगी तो मेरा आग्रह रहेगा कि जो हमने विपक्ष के नाते जो मुद्दे उठाए हैं उसमें हमारी सरकार उस पर प्राथमिकता से संज्ञान ले। ठीक बात है। उसमें सारी चीज़ें शामिल हैं, उसमें शिक्षा भी शामिल है, उसमें अस्पताल भी शामिल है, उसमें बाकी जो चीज़ें कर सकती हैं, कुछ चीज़ें करी भी हैं। मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ गई, कोई ज़माने में 5 होते थे। मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, तो आज बांसवाड़ा में मेडिकल कॉलेज है, आज सीकर में मेडिकल कॉलेज है, झुंझुनू में है। तो वहाँ के लोगों को सहूलियत बढ़ी है। अब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और फैकल्टीज़ को उपलब्ध कराना है। तो एक सोपान तो तय किया है,
लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा और करने की ज़रूरत है। ये बात मुझे खराब लगी सर, जो 2 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफ़र किया, नशे के खिलाफ बहुत अच्छा काम कर रहे नहीं, थे। मैं मानता हूँ और कि जी अभी टाइम देना चाहिए था देखिए, आईपीएस वीके सिंह को। नशा किसी भी समाज के लिए नासूर है। जी, पंजाब जैसा हट्टे कट्टे नौजवानों का आपने लिखा प्रदेश है किताब आज में, उड़ता मतलब पंजाब किस उड़ता तरीके राजस्थान से बन जी, रहा है। तो समस्या बीजेपी की सरकार आ गई और ख़त्म हो गई हो, ऐसा तो नहीं है। जो विरासत में है वो भी मिला हुआ है, कुछ और चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं। केवल 2 अधिकारियों तक सीमित नहीं है। और मैं भले ही आपके माध्यम से कि सरकार के सामने ये चुनौती है, और सरकार नहीं समाज के सामने भी है, और समाज नहीं परिवार के सामने भी है। ये प्रसंग आ गया, इसलिए मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ जी, कि पहले परिवार को परिवार के बच्चे के बारे में पता था कि वो कहाँ जा रहा है। आज बच्चे को भी इतनी लिबर्टी है और पेरेंट्स को पूछताछ की फुर्सत नहीं है, या वो डरते हैं। ऐसे बहुत प्रसंग होते हैं कि हमें आते हैं कि बच्चा गायब है, मिल नहीं रहा है, कहाँ चला गया, कैसे हो गया। पता लगता है कि वो कहीं ड्रग के उसमें अरेस्ट हो गया। तो ये अभी जो इसके ड्रग्स के बारे में सबसे बड़ी जो बात है वो इन हाउस पेरेंटिंग की ज़रूरत है जी, कि अपना बच्चा, उनका बच्चा रास्ते पर है या नहीं है। उसके घर से बाहर निकलेगा तब सरकार और पुलिस की भूमिका। एक कॉरिडोर डेवलप हो गया, उस नेक्सस को तोड़ना बड़ा चैलेंज है। हम लोग कई बार ऐसी फिल्में देखते हैं। मुद्दा तो यह ना कि कोई अधिकारी अगर तोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसे और टाइम दिया जाना चाहिए था। अब क्यों किया, क्या करा, मैं आपके इस पे प्रोसेसिंग तो है खैर। नहीं कर सकता कि मुझे उसका संज्ञान जानकारी नहीं है कि किस वजह से उनका ट्रांसफर। किताब से एक बात मालूम चली कि आप हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं। आपने एक फिल्म डायरेक्टर का जिक्र किया है, टारंटिनो, गैंगवार की समस्या को उठाने के लिए। जी फिल्मों के खूब शौकीन हैं आप। हाँ, फिल्में अब तो कम देखता हूँ, पहले जब स्टूडेंट लाइफ में और खूब देखता था। कौन सी लेटेस्ट फिल्म देखी आपने अभी? अभी इन दिनों तो बहुत अरसा हो गया, अभी तो नहीं देख पाया। तो आप तो सर जिस तरह के आदमी हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, शेरो शायरी करते हैं, सैयारा तो आपको देखनी चाहिए एक बार कम से कम। सैयारा देखनी चाहिए। सैयारा, हाँ, मैं देखूंगा उसको। सैयारा देखना, बड़ी रोमांटिक मूवी है सर। ये पैरोडी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। राजस्थान में खनन माफिया ने जिस तरीके से आतंक मचाया है, ऐसा लगता है कि एक पैरेलल सरकार चल रही है। यहाँ फिर आपने भरत सिंह कुंदनपुर की जो एक कविता है पैरोडी, उसको रेखांकित किया है। भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा खाया, जो भी खाया उसे पचाया, मंदिर बनाया, ब्याह रचाया, अधर्म कर धर्म का स्वांग सजाया, भाड़े की भीड़ कर खूब नाम कमाया, जो भी नेता आया वह भाया की माया को कभी समझ ना पाया, भाया रे भाया गजब तेरी माया। सर प्रमोद जैन भैया उपचुनाव जीत गए हैं बीजेपी के खिलाफ अंता विधानसभा क्षेत्र से, और आपने खैर ये भरत सिंह कुंदनपुर का आरोप था, क्या कहेंगे आप इस पर कि भ्रष्टाचार भारी रहा या फिर बीजेपी की कोई कमी रही, पार्टी की एक्सरसाइज में कहीं कोई कमी रही? देखिए, पहले जनता तो ने मैं तो स्वीकार कर लिया। पहले तो मैं श्रद्धा से भरत सिंह जी को याद करूंगा। अब वो इस दुनिया में नहीं है, जी, और भरत सिंह जी की हिम्मत की भी दाद दूंगा। उनकी चिट्ठियां उस जमाने में बड़ी प्रचलित थी, अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री के नाते लिखते थे। रही बात भैया की, तो इस चुनाव में भी ये इसकी चर्चा बड़ी हुई। लेकिन हमारा जो लोकतंत्र है वो बड़ा रंग बिरंगा है। यहाँ अंगूठा छाप भी चुनाव जीत जाता है और पीएचडी वाला रह जाता है। एक बार फूलन देवी चुनाव जीत गई थी, वाजपेयी जी चुनाव हार गए थे। मुझे याद आया आप पीएचडी होल्डर भी हैं। जी तो इसलिए चुनाव की गणित और चुनाव का समीकरण और चुनाव की परिस्थिति ये बिल्कुल व्यक्तियों की पर्सनैलिटी के इतर होते हैं। लोकतंत्र में कहा जाता है कि सिर गिने जाते हैं। वहाँ तो जिसको वोट ज़्यादा मिलेंगे वही जीतेगा, भाया कितने खा ले, लेकिन ठप्पा लगाने वाले तो उसके उसमें पक्ष में ज़्यादा है, किसी भी वजह से होंगे। इसलिए मैंने आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि लोकतंत्र संस्कृति भी है और लोकतंत्र में पर्दे के पीछे विकृति भी है, और विकृतियों से चुनाव भी जीते जाते हैं। इसे मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जो ये कह रहा हूँ, दुनिया कहती है। ठीक है, पेज नंबर 66 बजट पे डॉक्टर सतीश पूनिया बोल रहे हैं। एक पैरोडी मुझे बड़ी कमाल की लगी। यह ईन मीन 3 बजट है, दिशाहीन, मुद्दाहीन, कर्महीन, दृष्टिहीन, मतिहीन, गतिहीन, अर्थहीन, कर्महीन, सत्यविहीन, संख्याहीन है, परिणाम संगीन है, इससे राजस्थान की जनता गमगीन है। आपने लिखी है, तो कमाल की कविता लिखते हैं सर।
इसके पीछे वाली भी मैंने लिखी है, पीछे वाली कौन सी? लास्ट जो कवर पेज, लास्ट पेज पे। हाँ जी। अच्छा, उत्कृष्ट हमारा यह लोकतंत्र, जन जन से उपजा है यह तंत्र, संवाद बहस है इसका मंत्र, अगणित इच्छाओं की आस, इस पर जन जन का विश्वास, लेते हम इस पर सत्य शपथ, डगर कठिन पर अग्निपथ, करते जब कोशिश नेक सतत, बन जाता तब यह सतपथ, नहीं अग्निपथ यह है जनपथ। बेहतरीन कविताएं लिखते हैं सर। खूब ज़्यादा चर्चाएं अभी आपसे करनी थी, लेकिन मैं आपकी भावनाओं को फिलहाल समझ पा रहा हूँ कि आपको कहीं जाना है। मैं करेक्शन कर दूं अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी जी। एक पेज नंबर रहेगा ये 93, जवाब मांगने का अधिकार। अच्छा, मैं एक तारीफ जरूर करना चाहूँगा आपकी, जो आपने ये जो स्केच बनवाए हैं सर, ये बड़े क्रिएटिव हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं जब ये पुस्तक का जो शुरू में आपने कहा ना सहज भाषा है, तो पहली बात तो ये कि अब ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। आम आदमी को इसमें कितनी रुचि और कितना रस होगा मुझे नहीं पता। इसको कोई स्कॉलर पढ़ेगा, पॉलिटिक्स का आदमी पढ़ेगा, कोई अपोजिशन का व्यक्ति पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता था इसमें कि जो मेरी अपनी थी टाइटल अच्छा हो, तो ये टाइटल मैंने फ्रेम किया। बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, ऐसे ही यात्रा करते करते ध्यान आया, क्योंकि इसका सोचा ये था कि मेरी विधायक डायरी, मैंने कहा तो कोई इसको अट्रैक्ट ही नहीं होगा कोई। दूसरा, कवर पेज अच्छा होना चाहिए। तीसरा, इसको रोचक कैसे बनाएं। तो फिर विचार ये आया कि मेरी ड्राइंग भी अच्छी है, मेरा अपना इंटरेस्ट था। मैं क्रिएटिव आदमी तो आप स्कूल के दिनों में मेरी जैसे मेरा सब्जेक्ट बायो रहा, तो पोस्टर्स बनाने होते थे, ग्राफ, बाकी चीज़ें बनानी होती, डायग्राम बनाने होते थे, तो हम करते थे। तो मुझे लगा कि इसको रोचक बनाने के लिए और इसका कैरिकेचर यदि होगा तो लोग इसको देखेंगे, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि ये अपोजिशन की भूमिका है, ये शून्यकाल है, ये विधानसभा का सदन है, इसमें नेताओं के भी हैं, मेरा अपना खुद का भी है, और अच्छा बना है वो। नहीं, वो जो एक जो आमेर वाला जो है, आप एक स्केच है उसमें लिखा हुआ है आमेर और आगे वो पानी की टोंटी लगी हुई है, वो इतना क्रिएटिव था कि उससे समझ आ रहा था कि आगे अब आगे मेरे के को जैसे केवल कुछ घंटे के लिए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका मुझे भाषण देने का अवसर मिला, तो ये जो था ये सोच से रिलेटेड है। जब आप कुछ क्रिएटिव सोचते हैं तो हो जाता है। आपका सबसे मजबूत पक्ष अगर मुझे कुछ लगा तो उनमें इस स्केच को गिना जा सकता है कि इससे अगले चैप्टर की तस्वीर क्लियर होती है। तो मैं आपकी इजाजत से सर एक करेक्शन कर रहा हूँ इसमें। आप जो 93 पेज पे एक कविता लिखते हैं कि सवाल पर बवाल पर मलाल पर सवाल कर, वो चुप रहेगा तू मगर सवाल पर सवाल कर, जो तेरे पैर रोक दे, जो तेरे पंख नोच ले, तो ऐसे हर ख्याल के ख्याल पर सवाल कर। इसमें सर ये करेक्शन है कि जो सवाल की जगह जवाल है यहाँ पर, तो अगर अगला एडिशन जब भी आए आपकी वो चुप रहेगा तू मगर सवाल पर जवाल कर, ये जो पहली लाइन है सर, सवाल पर बवाल पर मलाल पर सवाल कर, तो यहाँ पर जो सवाल है तो इसकी जगह सर जो कविता है उसमें है जवाल पर सवाल कर। जवाल का मतलब होता है घाटा, नुकसान। और ये कविता है गौतम राजऋषि करके एक कवि हैं, बहुत बेहतरीन कवि हैं, तो उनकी ये कविता है। इसका अगला बंद भी मैं आपको सुना सकता हूँ। ये कोई प्रिंट में हुआ है। जी जी। अगला ये भी है कि बस आंख का ही जुर्म है, नहीं नहीं अरे नहीं, गुलाबी होठ और गोरे गाल पर सवाल कर। तो गुलाबी होठ और गोरे गाल आपने छोड़ दिए, काम की चीज। उस पे फिर सवाल भी उसी पे ही करते आप। भले गुजर चुका है वो मगर तारीखों में दर्ज है, पुराने साल का नवेले साल से सवाल कर। तो कविता बेहतरीन है। तो आप अगर सर जब भी अगला एडिशन अगले 5वां एडिशन आएगा, हाँ, तो बतौर पाठक आप एक करेक्शन मेरी तरफ से लेकर जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी सर एक बात बताइए, शायरियों का कलेक्शन कहाँ से लिया आपने? ये तो पढ़ते पढ़ाते हुआ, रेफरेंस के लिए जब कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो ये उस समय जब विधानसभा के लिए तैयारी करते थे उसी समय का संकलन है। स्टूडेंट लाइफ से आप शायरियाँ पढ़ते हैं या लिखते भी? मैं साहित्य पढ़ता था, तो अभी इन दिनों अवसर नहीं मिला, लेकिन असेंबली के लिए जब जाते हैं तो बात वही है कि एक तो रटी रटाई बात करो, एक रेफरेंस से कुछ अच्छी चीज़ें लाओ। अब इसलिए तो मैं कहता हूँ ये जो किताब है ये सबके लिए उपयोगी है, खासतौर पर नए विधायकों के लिए, किसी भाषण देने वाले के लिए, किसी स्कॉलर के लिए, क्योंकि इसमें शेर शायरी या जो कविताएं हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें, आप 2 घंटे का भाषण दो और 10 मिनट की कविता पढ़ो। एक लड़की का जिक्र किया है, वो वीडियो आपका खूब वायरल हुआ था, क्रिकेट खेलती लड़की जिसको आपने सिमरन। बात होती है सिमरन से? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन मैंने उसको किट भिजवाया था।
हाँ, एक लड़की को क्रिकेट किट दिया आपने। और सर एक और मैं आपसे, चूंकि आप अच्छे लेजिस्लेटर रहे हैं, मैं एक बार राजस्थान के हाउस का रिकॉर्ड चेक कर रहा था। राजस्थान शायद एकमात्र ऐसा स्टेट होगा पूरे हिंदुस्तान में, पहली और दूसरी विधानसभा में एकमात्र खेल विभाग ऐसा डिपार्टमेंट था जिस पर ना तो कोई प्रश्न लगाया गया, ना जिस पर कोई चर्चा नहीं हुई। कहने का मतलब कि हमारी खेल पॉलिसी शुरू से खेलों के लिए जो हमारी एक अवेयरनेस थी, उसकी जो कहते हैं ना कि कमजोरी, खेल नीति हमारी कितनी कमज़ोर थी उसको दिखाती कि एक भी ऐसा लेजिस्लेटर नहीं था असेंबली में जिसने कि खेल पर कोई सवाल पूछा हो। अब से खेलो इंडिया गेम चल रहे हैं, आपने देखोगे एक एथलीट बेचारी अकेली भाग रही है, सरकार पैसा भी खर्च कर रही है, एडवर्टाइजमेंट के तमाम पैसे खर्च होते हैं। आप सोचते हैं इस पर कुछ, ये सब कैसे सुधरेगा? नहीं, राजस्थान में पोटेंशियल है, लेकिन एक तो बड़ा प्रदेश है और दूसरा ये बात सही है कि उनको संसाधन से लेके और सुविधाओं तक और प्रशिक्षण से लेके उन सारी चीज़ों की आज भी दरकार तो है ही। कुछ हुआ है, प्रधानमंत्री जी के उस खेलो इंडिया उस अभियान के बाद में टैलेंट तो बाहर आई है, ओलंपिक्स में मेडल बढ़े हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, और बल्कि हम यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स अभी चल रहे हैं तो मैं देखता हूँ कई बार सामान्य परिवेश के बच्चे भी उसमें दिखते हैं, लेकिन करने के लिए बहुत कुछ है अभी भी। ठीक बात है। अच्छा, मैं एक और अंतिम किस्सा, ये मेरे लिए नई जानकारी थी जो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन तय हुआ और उस समय जब उनसे पूछा गया कि नामांकन के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है, तो बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि भारत की धरती पर पैदा होना यह सबसे सुंदर मुहूर्त है। ऐसे सनातन देश में पैदा होकर मैं एक मछुआरे के घर में पैदा होकर इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया बनूंगा। मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। ये कहाँ से पढ़ा सर आपने? मैं बड़ा अच्छा लगा मेरे को ये। प्रमोद महाजन जी उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री थे, प्रमोद महाजन जी, वाजपेयी साहब के समय। ये प्रसंग उन्होंने ही सुनाया आपको, मतलब पब्लिकली, कार्यकर्ताओं के बीच में। कलाम साहब की दो चीज़ें अच्छी थी, एक तो ये जो प्रसंग आया ये, और एक उनसे जब पूछते थे कि वो स्कूल, और आपका ध्यान हो राष्ट्रपति थे, स्कूल कॉलेजेस में जाते थे, तो उनसे पूछते थे कि स्कूल और कॉलेज में आप तो लोकतंत्र के मुखिया हैं, इनमें क्या ढूंढते हो? वो कहते थे मैं इनमें भारत का भविष्य ढूंढता हूँ। दो बेहतरीन चीज़ें उनके जीवन के बारे में जो जितना मैं सुन पाया। ये प्रसंग प्रमोद महाजन जी ने ही कहीं सार्वजनिक रूप से कहा था कि भाई, उनसे जब पूछा कि कौन सा नामांकन के लिए मुहूर्त ठीक होगा, तो उन्होंने बड़े सहजता से कहा कि भारत में पैदा होना ही बड़ा सौभाग्य है। तो इसलिए वो बड़े बने थे। आप जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब मुहूर्त निकलवाया था आपने पदभार ग्रहण करने के लिए? प्रदेश अध्यक्ष बना जी, मेरा तो बड़ा रोचक है मामला। अच्छा, वो कैसे है? मैं श्राद्ध में बना था। श्राद्ध पक्ष में? हाँ, और शहीद दिवस पे हटा था। कमाल का भी मेरे चर्चाएं चल रही है सर आपको लेके कि डॉक्टर सतीश पूनिया को अब कोई अच्छी जिम्मेदारी मिलने वाली है, या तो आपको राज्यसभा भेजा जाएगा या फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ऐसे कुछ चर्चा है, बात हुई है आपकी कहीं? मैं तो क्योंकि अब आपने डरा दिया है शहीद दिवस वाली बात मैं मैं सार्वजनिक रूप से फिर कह रहा हूँ कि मुझे अब किसी पद की, किसी प्रतिष्ठा की, मैं इस समय जो जीवन के उस मोड़ पे हूँ जब पूरे सुकून में हूँ। बहुत कुछ देखा मैंने, इसलिए न मेरी कोई डिमांड है, न कोई अभिलाषा है, न उत्कंठा है, न महत्वाकांक्षा है। बल्कि मैं तो खुद ही कई बार अपने आप ही हंसता हूँ कि मैं अब इंटरव्यू देने वाला, साक्षात्कार में जाने वाला वो व्यक्ति हूँ। ये एक व्यक्ति, हम आपके ज़माने में भी चलता, हमारे ज़माने में एक जोक चलता था कि बच्चे इंटरव्यू देने के जाते तो हुआ नहीं था, तो बोले कैसे नहीं हुआ? तो बोले मैं गया था, मेरे को पूछा कि भाई आपको नौकरी क्यों दें? तो बोले मेरे को चाहिए ही नहीं। तो फिर आए क्यों? बोले ये कहने के लिए आया हूँ कि मेरे भरोसे मत रहना और ढूंढ लेना। अच्छा, चुटकुलेबाजी क्यों कर रहे हैं आप? मतलब जिस भी मंच पे जाते हैं महफिल लूट लेते हैं, कभी बताते हैं कि माधुरी दीक्षित मेरी फेवरेट हीरोइन है। माधुरी है ही, तो उसमें क्या है?
कौन से स्टूडेंट लाइफ से? स्टूडेंट। अच्छा, फिल्में देखने तो आप जाते थे, कौन कौन सी फिल्में देखी हैं माधुरी? माधुरी की जी। माधुरी की परिंदा, बेटा, सारी देखी। ठीक बात है। अच्छा, एक और जूली जी ने बहुत ठीक मामला उठाया था आपके पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कि मैं तो इसलिए आया हूँ कि हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि हरियाणा कैसे हार गए। ये तो अशोक गहलोत जी भी कई बार मजाक में पूछते हैं कि यार तुमने, कैसे संयोग से क्या है कि अशोक जी भी हरियाणा के इंचार्ज थे, पर्यवेक्षक थे और मैं भी था। तो वो तो एक दिन मिले, उन्होंने कहा कि अरे यार तुमने हमारे को हरियाणा हरा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, राजस्थान के हिस्से में ही गया ये भी। फिर अभी बिहार के लिए पूछ रहे थे। तो जूली जी का, अशोक जी का जो सवाल है वो उसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी उत्सुकता तो मतलब जायज़ है, लेकिन मेरा जवाब ये है कि कांग्रेस पार्टी में अब वो स्किल नहीं है कि वो चुनाव जीत सके। हमारे लोग 365 दिन और 24 घंटे अच्छा प्रबंधन, अच्छा कैंपेन, वो तो देश के हर हिस्से में दिखता है। आप जर्नलिज्म में जुड़े हो इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि आप यदि स्टार कैंपेनर के नाते एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को कंपेयर करें, एक तरफ राहुल गांधी जी को, मैं कोई उनकी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन एक नैसर्गिक सी चीज़ होती है, व्यक्तित्व में भी होती है और परिस्थितियां भी उनके हक में होती हैं। लेकिन कांग्रेस को उसने अपने आप को समय के हिसाब से बदला नहीं, और बीजेपी ने 3 से शुरू किया और 303 तक पहुंची। यानी उसने अपने आप को बहुत सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ किया, दूसरे दलों के विचारों को समाहित किया, उनको जोड़ा, और आज वो मासेज की पार्टी बन गई। कोई समय था काडर की पार्टी थी, आज वो मासेज की पार्टी है, काडर बेस्ड मासेज की पार्टी है। ठीक बात है। कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने उस चीज़ को बदला नहीं, और इसलिए परिणाम उनके हक में नहीं आता। मतलब मैं यदि ये कहूँ, ब्लंटली कहूँ कि उनको चुनाव लड़ना नहीं आता, वो उनका सारा जो उनकी डिमेरिट है कि वो दोषारोपण में, एलिगेशंस में, आरोपों में ज़्यादा रहते हैं कि वोट चोरी हो रही है, ईवीएम गड़बड़ है, चुनाव आयोग गड़बड़ है। देश का मतदाता पूरा परिपक्व है जी, उसको पता है। इसलिए ऐसे आरोप जिस पर देश की जनता पूरे से अपडेट है, वो रिएक्ट करती है, उनको प्रूव करती है। और इस पर मैंने कहा, एसआईआर का जब जिक्र चला तो मैंने कहा बिहार की जनता जवाब देगी, और दिया उसने। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो जो उन्होंने पूछा था, उनको चुनाव लड़ना नहीं आता, उनकी हार का कारण यही है। बल्कि वो जब ये आया था जूली जी का, तो उस पे नीचे कमेंट था कि इसलिए आ रहे हो कि अभी भी ये पूछ रहे हो कि हम क्यों आ रहे हैं। मतलब ये तो तैयारी कर लेनी चाहिए थी कि आगे जीतें कैसे। अब मैं आपको एक अंतिम पत्ते की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल पत्ते की बात है, और वो इसलिए कि उसका जो साक्षी वो मैं खुद हूँ, मतलब सुनी सुनाई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत सीनियर नेता हैं, आपसे कोई 10-15 साल बड़े हैं और बहुत बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। तो कोई एक जिला अध्यक्ष उनके पास मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने बताया संगठन में ये कुछ काम थे उनके साथ, ऐसे ऐसे बात है। तो मतलब बहुत बड़े सीनियर नेता ने आपके बारे में कमेंट किया, और मैं वहाँ का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। सतीश मच बेटर सीपी एंड सीपी बेटर देन मदन राठौड़। अब आप किसी भी तरह की बातें करें, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जाहिर ना करें, लेकिन एक आपसे सीनियर नेता का आपके बारे में इतना अच्छा कमेंट, बहुत से कार्यकर्ता मिलते हैं, वो मुझे, चूँकि मेरे दोस्त हैं भाजपा में खूब सारे लोग, वो बताते भी हैं कि सतीश पूनिया जी की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो हर कार्यकर्ता को नाम से जानते थे, हर कार्यकर्ता को पहचानते थे, उसके बारे में पता होता था कि ये इस पद पे है, इस गांव का है। तो अब एक कार्यकर्ता ने तो मुझे बहुत बहुत अच्छे तरीके से कहा कि लोकेंद्र जी, मदन जी को कई गुलदस्ते दे दिए, लेकिन अगली बार गुलदस्ता लेके जाते तो पूछते क्या नाम है, कौन सा गाँव है। तो लोग तारीफ तो कर रहे हैं आपकी पीठ पीछे। नहीं, मुझे लंबे टाइम तक अवसर मिला, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, फिर पार्टी, तो स्वाभाविक रूप से लोगों तक मेरी पहुंच लंबे अरसे तक है, इसलिए उनकी पहचान, मेरे तक एक्सेस होना सामान्य सी बात है। ठीक बात है। अगली किताब कौन सी लिख रहे हैं? वो मैंने बताया, राजनीतिक जो मेरे अनुभव थे, जब मैंने एक युवा कार्यकर्ता के नाते शुरुआत करी, और आज मैं जहाँ हूँ, इस दौरान जो अनुभव आए, जैसे अब नया कार्यकर्ता आता है तो मतलब मैं उसको कंपेयर करता हूँ कि मैंने अधिकांश ट्रैवल युवा मोर्चे के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते रोडवेज की बस में। ठीक बात है। अभी जो युवा मोर्चे का मंडल का अध्यक्ष आता है वो फॉर्च्यूनर में आता है। हम कभी हवाई जहाज में बैठे ही नहीं थे, मेरे से पहले वो बोर्डिंग पास लिए मुझे एयरपोर्ट पे मिलता है। तो बदलाव आया ना संसार। मेरे को एक सवाल और याद आ गया,
आमिर जब आप चुनाव लड़ने के लिए गए थे तो कोई एक ऐसा कार्यकर्ता था क्या आपको जिसको आप शादी का वादा करके आए थे? ऐसे तो कई केसेज हैं, अच्छा, ऐसे कई मिल शादी गए। करवाई नहीं आपने? एक की तो हो गई थी, बाकी कुछ एक लाइन था ना कि आप हरियाणा गए थे तो उन्होंने कहा कि मैं तो हरियाणा आया हूँ कि साहब अब उधर नायाब जी से बात कर लो। हाँ, उसने मुझे फ़ोन किया कि हाँ। भाई कहाँ हो, तो मैंने कहा हरियाणा हूँ, तो बोले यहाँ देख लो। वो तो लिंगानुपात पहले ही कम है। ये भी काम ठीक है वैसे, कार्यकर्ताओं की शादी अब करवाना। कुंवारे आदमी की भी पीड़ा है, कोई समझे तो। तो ये डॉक्टर सतीश पूनिया के साथ में आज हमने खूब सारी बातचीत की और कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है डॉक्टर सतीश पूनिया का। चुटकुलों के साथ में अपनी बात को कहते हैं और कोई बात कहने में झिझकते नहीं है। किताब के बारे में और जो बेसिक जानकारी है कि वेरा प्रकाशन से इस किताब को प्रकाशित किया गया है। आप अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। 299 रुपये इस किताब का मूल्य है। डॉक्टर साहब आपने खूब ज़्यादा समय दिया। बहुत आप जल्दी एक और अच्छी किताब लिखें और फिर से इसी तरह आपके साथ में गपशप करें, बशर्ते कि आपके पास में 3-4 घंटे का टाइम हो, क्योंकि आपसे बात करने के लिए वक्त थोड़ा ज़्यादा चाहिए। जी। तो इसी तरह के और बेहतरीन पॉडकास्ट देखने के लिए आप क्रॉस चैट के साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।